नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मच ट्रेजेडी के चौथे दिन भी जो सोगवारान हैं, मातम करने वाले हैं, वो मैयतों को लेकर मगरबी बाईपास में कोयटा में जबल नूर के कब्रिस्तान के सामने बैठे हुए मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान तशरीफ़ लाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही तदफीन का अमल जो है वो मुकम्मल हो पाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के सपोर्टर्स हैरान और परेशान है कि वज़ीर आज़म वहाँ क्यों नहीं जा पा रहे। वज़ीर आज़म के मुखालिफिन और अपोजिशन जो है वो मसलसल वज़ीर आज़म को बेहिस साबित कर रहे हैं। जो न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर है, जो एनालिस्ट है, वो ये ठीक तरह से समझने से कासिर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इतने शदीद मुतालबे के बावजूद वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले हमने कोयटा ब्यूरो से, अपने 92 न्यूज़ के कोयटा ब्यूरो से रिक्वेस्ट की, कैमरा भेजा हमने मगरबी बाईपास में जहां ये सोगवारान बैठे हुए हैं मैयतों को लेकर, और ये सवाल रेज़ किया कि तदफीन का अमल क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा, उसका वज़ीर आज़म के आने के साथ क्या ताल्लुक़ है। जो हमें जवाब मिले वो कुछ इस तरह से। हम अपना जवानों का खून उठाते हैं, लाशें उठाते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। खुदा हमें माफ कीजिए, हमारे शाने में हिम्मत नहीं रही है। हमने बच्चों के जनाजे उठाए, हमने जवान के जनाजे उठाए, हमने बूढ़े बाप के जनाजे उठाए। आखिर कब तक उठाए हम लोग, कब तक उठाए? एक घर से 5 अफराद का जनाजा उठता है, वहाँ भी मर्द नहीं बचे हैं जनाजा उठाने के लिए। अफसोस होता है कि वज़ीर आज़म को नज़र नहीं आ रहा, या उसका टीवी ख़राब हो चुका है, या हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रहा है कि वो उसमें, उस बंदे में, उस शख्स में इतना एहसास नहीं है। माएँ बहनें सर्दी में हम लोग धरने में बैठे हुए हैं, हमारे मैयतें रखे हुए, वो अपना अगर वो आना चाहे उसके लिए आने का इतना मसला भी नहीं है, फिर भी वो पता नहीं किस लिए उसको एहसास नहीं है उस शख्स को, या वो कुछ कह नहीं सकते। कब तक शहीद देंगे आप लोग? क्यों हमेशा हज़ारा ही ऐसे शहीद देंगे? क्यों उन लोगों को मज़ा मिलती है, उन लोगों को खुशी मिलती है कि हम लोग को यतीम करेंगे, किसी माँ को बिना बेटा करेगी। हमें लगता है कि इमरान खान में दिल ही नहीं है, वो बहुत ही संग दिल है। क्या उसके पास टीवी नहीं है? क्या वो न्यूज़ नहीं देखते हैं कि इतने सर्दी में 4 दिन, आज 5वां दिन है जितने सख्त सर्दी में माएँ बहनें हमारे भाई सब बैठे हुए हैं, क्या उनको इतना एहसास नहीं है? क्या उसके लिए टिकट इतना महंगा पड़ रहा है? जो नाइफ वो ऑनियन के लिए यूज़ कर रहे हैं लोग, अभी वो नाइफ एक इंसान के लिए यूज़ कर रहा है। जब तक हम लोग इमरान खान से रिक्वेस्ट करें और जाम कमाल से भी, जब तक वो दोनों यहाँ पर नहीं आ जाए तो हम लोग अपने एहतजाज को बंद नहीं करेंगे। ये लोग शहीद कर देते हैं, हम दफना देते हैं, ये लोग शहीद कर देते हैं, हम दफना होते हैं। हमारी कमर तक चुकी है लाशें उठा उठा के, हम कितने उठाए, कभी बम ब्लास्ट से हमें मार देते हैं, कभी फायरिंग में हमें मार देते हैं। जब तक इमरान खान खुद यहाँ पर तशरीफ नहीं लाएंगे, अपनी खुद नहीं कहेंगे कि हम लोग ये नहीं करेंगे, तो तब तक ये हमारी मैया तय पर और धरना जारी रहेगी। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान भी और PMLN के लीडरान भी कोयटा में पहुंचे। PPP के जो लीडरान बिलावल भुट्टो और चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो भी वहां पर बोले, क्योंकि उन्होंने उस तरह से अंदाज़े मुखातिब वहां पर उनका वो नहीं हुआ, वो अंदाज़ उनका वो नहीं था जिस तरह से PMLN की लीडर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने सवाल उठाए हैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। उन्हें भी सुन लेते हैं। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतज़िर हैं। आप अपने, क्या ये इनकी जो तकालीफ हैं, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी? और फिर आप ये कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं की जाए। हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। नाज़रीन, अपोजिशन की आवाज़ में जो एक सख्ती आती है, अपोजिशन की आवाज़ को जो तक़वियत मिलती है, वो खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उन स्टेटमेंट से मिलती है जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे और अपोजिशन लीडर थे। हालांकि राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, वो यहाँ पर आए और यही मगरबी बाईपास था जबल नूर कब्रिस्तान के सामने, जहाँ परवेज़ अशरफ जो हैं वो उस वक्त तशरीफ़ लाए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप लाई, बलूचिस्तान की हुकूमत भी उस वक्त जो है वो ख़त्म कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने इस्लामाबाद में बहुत से लोगों से पूछने की कोशिश की ऑफ द रिकॉर्ड, 2 किस्म की एक्सप्लेनेशंस जो है वो सामने आई हैं
ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہے کہ جبل نور قبرستان کے سامنے اس وقت جو صورتحال ہے وہ غالباً اس میں ایک سیکیورٹی کلیئرنس کا مسئلہ ہے پرائم منسٹر کے وزٹ کے لیے. اور دوسری بات یہ بھی ایک سامنے آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے وزٹ کو اور تدفین کو آپس میں ڈسکنیکٹ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر ضرور وزٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے تدفین کا عمل ہونا چاہیے. کچھ اخباری خبریں اور ٹیلی ویژن ٹکر یہ کہتے تھے کہ شاید وزیر اعظم وہاں بہت جلد پہنچیں گے، لیکن ابھی تک صورتحال یہی ہے کہ وزیر اعظم تدفین کے بعد ہی وہاں پر پہنچیں گے. اس سے ملتی جلتی بات ہی چیف منسٹر بلوچستان جام کمال نے بھی کی، جو یہ کہتے ہیں کہ تدفین کو اور پرائم منسٹر کے وزٹ کو آپس میں لنک نہیں ہونا چاہیے. اسی سے ملتی جلتی بات زلفی بخاری صاحب نے بھی کی، اور یہی بات جو ہے میری ٹائم افیئرس کے منسٹر علی زیدی صاحب نے بھی کی کہ تدفین اور پرائم منسٹر کا وزٹ جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہونے چاہیے. اس کی اہمیت کیا ہے، کس قسم کا پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، اس سے بات کرنے کے لیے دو مذہبی رہنماؤں کو میں نے آج اس پروگرام کے پہلے حصے میں نے ان کو دعوت دی ہے، انہیں میں نے بلایا. مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب علامہ امین شہیدی صاحب، مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کے جو زیادہ ان کی اہمیت ہے کہ وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، جو کوئٹہ کے دھرنے کو اس وقت جو جماعت لیڈ کر رہی ہے وہ بھی مجلس وحدت المسلمین ہی ہے. علامہ امین شہیدی صاحب کے ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب، جو چیئرمین پاکستان علماء کونسل بھی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے نمائندہ خصوصی ہیں برائے مذہبی ہم آہنگی. تو دونوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اس ڈسکشن میں. علامہ امین شہیدی صاحب، آپ سے اگر میں ڈسکشن کا آغاز کر سکوں کہ پرائم منسٹر کو کیوں لنک کر دیا گیا، اس کی کیا اہمیت ہے کہ پرائم منسٹر ہی جائیں گے تو تدفین ہوگی؟ یہ سوال اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں چونکہ وحدت المسلمین کے آپ لیڈر ہیں اور مجلس وحدت المسلمین ہی اس پروٹیسٹ کو وہاں پر لیڈ بھی کر رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کوئٹہ کی سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئٹہ سے باہر رہتے ہوئے وہاں کی سچویشن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 2.5 دہائیوں سے 25 سالوں سے کوئٹہ کے اندر بے گناہ ہزارہ قبائل کا خون بہ رہا ہے. اس میں 2000 سے زیادہ لاشیں گر چکی ہیں. صورتحال ایسی ہے کہ کوئٹہ ایک منی جیل کی صورت اختیار کر گیا ہے. بچے اسکول نہیں جا سکتے، بچیاں کالجز میں نہیں جا سکتی، لڑکے یونیورسٹیز میں نہیں پڑھ سکتے، بزنس مین بازار میں اپنی دکانیں کھول کر آفس کھول کر بیٹھ نہیں سکتے، ہزارہ جو قبائل کے افسران ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کر نہیں سکتے، مزدوری کر نہیں سکتا. جب کسی قوم پر 25 سال ایسی کیفیت مسلط کر دی جائے تو نفسیاتی طور پر اس قوم کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ کوئٹہ کے یہ ہزارہ باشندے کوئٹہ چھوڑ کر دنیا میں پھیل چکے ہیں. آسٹریلیا چلے گئے ہیں، کینیڈا چلے گئے ہیں، دیگر ممالک میں چلے گئے ہیں. اچھا، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئٹہ کے بلوچستان کی مجموعی فضا میں یہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے یہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور سب سے زیادہ شائستہ اور مہذب قوم کہلاتی ہے. اس لیے ان کے جوان بھی جو ہیں بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. لہذا آپ کو بیوروکریسی میں بھی بہت بڑی تعداد میں ان کا وہاں پر وجود نظر آتا تھا. ماضی میں اس طرح کی صورتحال تھی. اب یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں ان کو عمران خان صاحب سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان صاحب نے خواب دکھایا ہے پوری قوم کو کہ میں تبدیلی لے کر آ رہا ہوں. یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ صرف 3 مہینے میں بلوچستان سے دہشت گردی کا خاتمہ میں کر سکتا ہوں. آپ وہ کلپ نکال لیں، دکھا دیں. جی میں نے دیکھا وہ کلپ. جی میں نے وہ کلپ دیکھ رکھا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ معاملات وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 3 مہینے میں ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. وہ تمام اس وقت کی گورنمنٹس پر بڑی شدید اور کڑی تنقید کرتے رہے کہ یہ لوگ بڑے بے حس ہیں، لاشیں لے کر خواتین اور بچے بیٹھے ہوئے اور یہ لوگ وہاں پر نہیں جا رہے. جبکہ ماضی کی صورتحال ایسی ہے کہ جو بھی مطالبہ ان شہداء کے لواحقین نے کیا اس پر حکمرانوں نے آ کر وہاں پر معاہدہ تو کیا، لیکن بعد میں اس معاہدے پر عمل درآمد کے لحاظ سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک مایوسی اور نفرت کی فضا پیدا ہوئی. اب عمران خان صاحب سے یہ توقع تھی کہ یہ ایسا نہیں کریں گے. اب اگلی بات جو بڑی اہم ہے، میں چونکہ کوئٹہ کی نفسیات سمجھتا ہوں، ان علاقوں کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہوں، میں قریب سے ان تمام دھرنوں میں اس سے پہلے جو 2 دہائیوں میں رہے اس میں شریک رہا ہوں براہ راست. اگر عمران خان صاحب عقل سے کام لیتے اور اپنے ان
एडवाइजर्स की बात न सुनते जो इनको फूंक कर गलत राह पर डाल रहे हैं, तो पहले दिन बगैर किसी मुतालबे के ये चले जाते, शुहदा के साथ बैठ जाते, उनकी फैमिलीज के साथ बैठ जाते, आप देखते 1 घंटे में मसला हल हो जाता। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने अपने एडवाइजर्स से मशवरे लेने शुरू कर दिए, और एडवाइजर्स ने जो इनको मशवरा दिया, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ, अच्छा, वो मशवरा ये था कि अगर आप आज वहां पर जाएंगे तो कल कहीं पर भी कोई वाकया होगा तो आप ही से बात करने की कोशिश की जाएगी, मुतालबा किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपके ओहदे के खिलाफ है, इसलिए आप न जाएं। अलावा जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। कुछ ऐसा ही मंजरनामा जो है मुझे भी सुनने में मिल रहा है कि एक बेसिक जो लॉजिक एस्टैब्लिश की गई है वो ये है कि अगर हर दफ़ा जहां पर भी 10 लोगों की शहादत होगी, हलाकत होगी, दहशतगर्दी होगी, तो वहां लोग लाशें रख के सड़कों पे बैठ जाएंगे। आर्गूमेंट यही एस्टैब्लिश हुआ है इस्लामाबाद से, तो फिर हर दफ़ा एक कयास की सी सूरत हाल जो है। लेकिन अलावा ये बता दीजिए कि इस मौके पर अगर वज़ीर आज़म जाएंगे तो वो कर क्या सकेंगे मासवाए दिलजोई करने के, ये लोगों के साथ खड़े होने के? देखिए, दिलजोई के अलावा जो ये वादे करते थे, उन वादों के हवाले से ये उन लोगों को एतमाद में ले सकते हैं। ठीक है। जब आप इस सतह पर जाते हैं और वादा करते हैं ना, मुल्क का हुक्मरान जो है वो बाप की हैसियत रखता है, लोग उस पर एतमाद करते हैं, उसकी बात पर एतमाद करते हैं। पहले जब परवेज अशरफ साहब गए थे तो उन्होंने जो वादा किया उस पर अमल भी किया, चूंकि वजीर आजम थे, चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव थे। सही। जबकि उनके मुकाबले में जो वज़रा गए उनके वादे वो हवा में उड़ गए और किसी ने उस पर अमल दरामद होते हुए नहीं देखा। तो चूंकि गुज़श्ता अरसे के ये तजुर्बात इनके सामने हैं, इसलिए उन तजुर्बात वो चाहते हैं कि वजीर आजम आए। अच्छा, अब जरा लाने दीजिए मुझे अलामा ताहिर अशरफी साहब, आप ना सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं, मजहबी हम आंगी के लिए और उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, लेकिन आप नुमाइंदा खसूसी भी हैं वजीर आजम के बराए मजहबी हम आंगी। आपको क्या समझ आती है कि वजीर आजम को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं, उनकी लॉजिक क्या समझ आ रही है उनके या उनके एडवाइजर्स की? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब इंतहाई अफसोस है, गम है, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, फिर इंसान हैं, पाकिस्तानी ना भी हों, इंसान हैं, मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। इस तरह बेदर्दी से इनका कत्लेआम हुआ है कि जो आप तस्वीर आई हैं देख भी नहीं सकते हैं, और कत्ल करने वाले कौन हैं सब जानते हैं, कोई दूसरी राय नहीं है उसके ऊपर। कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूं कि आज अगर हम शाम, इराक़, यमन और लीबिया की सूरत हाल से दो चार नहीं हैं तो उसकी एक वजह यह है कि हमारे मुल्क के सलामती के इदारों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारी कौम ने, उलमा ने, सहाफ़ी, सब ने मिलकर इस दहशतगर्दी की जंग को लड़ा है। और अब ये आखिरी सांस ले रही है हमारा दुश्मन अफ़गानिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान इन ऑर्गेनाइजेशन को, दाश को मुनज़्ज़म कर रहा है। वो दाश पूरे आलम इस्लाम में जो कुछ कर रही है सबके सामने है। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की बात है, मैं पहले दिन, पहले लम्हे से जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, मैंने जो उनके जज्बात और एहसासात ना सिर्फ सुने बल्कि अमली तौर पर आज भी उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हैं जो हज़ारा कम्यूनिटी की सिक्योरिटी के हवाले से है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल जाएंगे, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने तो ये भी कहा है कि वो इनके घरों में भी जाएंगे शुहदा के, और जाना भी चाहिए, इनका हक़ है, ये पाकिस्तानी हैं। लेकिन एक मैं समझता हूँ हर चीज़ की कोई तरतीब होती है, जो उनके यहाँ कोई तरतीब होगी जिसकी वजह से ये मुअख्खर हो रहा है। लेकिन उनकी दिलजोई और इस वक्त जो सबसे बड़ा मरहला है वो ये है कि ये जो शुहदा की तदफीन है वो हो। अभी अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी जो 7 या 8 लोग हैं कहा है कि उन्हें हम हवाले किया जाए ताकि उनकी तदफीन वहाँ हो सके। तो ये सारे मराहल हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल ये तो तय है कि वो जाएंगे, इन शुहदा के घरों में भी वो जाने को तैयार हैं और ये हक़ है इनका। जहाँ तक बात है कि माजी में तो मैं समझता हूँ कि ये यकसर कह देना कि जी दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हुआ, वो नहीं पकड़े गए, ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हमारे लोगों ने, जिनमें उलमा भी हैं, जिनमें हज़ारा के लोग भी हैं, जिनमें अवाम भी है, जिनमें पुलिस वाले हैं, फ़ौजी हैं,
70 से 80 हज़ार लोगों की ने जाने कुर्बानी दे के इस दहशत गर्दों को मारा है, इनका मुकाबला किया है, इनसे अपने मुल्क को साफ किया है और आइंदा भी होगा इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता है, आज भी कुछ लोग पकड़े गए हैं और पहले भी पकड़े गए हैं। मुहर्रम के दौरान जो मंसूबा बंदी की गई और कुछ लोगों ने जिस तरह यहाँ माहौल बनाने की कोशिश की, उसको भी हम सब ने मिलकर नाकाम बनाया है। वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, बहुत सारे जो मुतालबात थे उनके हवाले से उन्होंने अहकामात जारी किए हैं और बिल्कुल जाके जो जितनी मुमकिन है जो हुकूमती वसाइल के अंदर, जो इंसानी वसाइल के अंदर वो तमाम इक़दामात उठाए जाएंगे। ये वक्त है कि हमें बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब मैं आपके ज़रिए अपील करना चाहता हूँ, एहतियात की हमें ज़रूरत है। ऐसी दुश्मन ऐसा माहौल पैदा करना चाहता है, ऐसी खबासत पैदा करना चाहता है जिससे मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना कशीदगी की सूरत हाल बन जाए, फ़िरका वाराना फसादात की सूरत हाल बने। और अल्लामा अमीन शहीदी साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस तरह मुहर्रम के अंदर और मुहर्रम से पहले ये कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन हमारा नाकाम हुआ, अब भी नाकाम होगा। इन शुहदा का खून रंग लाएगा। आपने देखा आज ये हज़ारा के लोग निशाना बने, महीना पहले पेशावर के एक मदरसे के अंदर तलबा निशाना बने, उससे पहले कराची में मौलाना आदिल खान साहब को शहीद किया गया। तो दहशतगर्दी की जो कोशिशें हैं हमारे दुश्मन की, वो करता है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। बात यहाँ पे खड़ी होती है कि वज़ीर आज़म जाएंगे ज़रूर, वज़ीर आज़म की टीम, उनके वज़रा, उनकी कैबिनेट के लोग मसलसल हमें बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म जाएंगे। ये और बात है कि प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है वो तदफीन को और प्राइम मिनिस्टर के विज़िट को आपस में डिस्कनेक्ट करना चाहती है। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसकी ब्रॉडर पिक्चर पे देखते हैं कि अब करना क्या होगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहूँगा अल्लामा अमीन शहीदी साहब की तरफ। अल्लामा साहब ये थोड़ा हमें समझाइए कि वज़ीर आज़म को मगरबी बाईपास पे आके मिलना चाहिए, ये एक, और तदफीन से पहले ये एक सियासी डिमांड है। तदफीन करना और मैयतों को दफन करना एक मजहबी फरीज़ा है, और अब जो सूरत हाल लग रही है इस वक्त तक तो वज़ीर आज़म नहीं वहाँ पहुँच पा रहे, तो क्या ये तदफीन का अमल रुका रहेगा या आप समझते हैं कि अगले चंद घंटों में सुबह तक इसका कोई रेजोल्यूशन हो पाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पर गुज़श्ता जो तजुर्बात है ना, मैं चूंकि उन तजुर्बात में प्रैक्टिकली शामिल रहा हूँ वहाँ पर कोयटा में, तो ये कोई पहली दफा धरना नहीं हुआ, बल्कि ये शायद 7वां 8वां धरना है अगर कोयटा के शुहदा और वहाँ के वाक़यात ही के तनाजुर में देखा जाए। तो बाज़ औक़ात तो 150 जनाजे एक हफ्ता पड़े रहे और उसके बाद 2013 का आप बात कर रहे हैं, जनवरी 2013 में अलमदार रोड के हमले जो हैं, जी उसमें 125 लोग जो हैं वो दो तीन जानभाग होने वालों की तादाद 125 थी, लेकिन वो जो लोग पैरालाइज हो गए उनकी तादाद उनसे ज्यादा थी। इस तरह के वाकयात हुए हैं और उन वाकयात में भी लोगों से जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए। अब आज मेरी 2-3 वज़रा से बात हुई है, कल रात को भी और आज भी, तो वो बात करते हैं कि भाई थ्रेट्स हैं और उन थ्रेट्स की वजह से वज़ीर आज़म नहीं आ सकते लेकिन बाद में आएंगे। भाई एक सवाल है कि जिस सूबे में वज़ीर आज़म की जान तमाम तर सिक्योरिटीज के बावजूद महफूज नहीं है, वहां पर आवाम कैसे महफूज रह सकती है? ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी को इतना टाइट करे। मैं अभी कल गवादर की तरफ था तो मैं देख रहा था कि कितने चेक पोस्ट हैं। तो अब अगर कोयटा वालों की ये जो डिमांड है कि वज़ीर आज़म आए, तो क्या उन्होंने ये कहा कि वो मगरबी बाईपास पे आए? वज़ीर आज़म साहब चले जाएं वहां पर, गवर्नर हाउस में बैठ जाएं। गवर्नर हाउस तो ये मुमकिन है ना, ठीक है, वो तो सिक्योर है ना, बिल्कुल सही। लेकिन हमें ये पता चला, वज़रा से हमें ये पता चला कि अगर वहां जाएंगे और अगर गवर्नर हाउस में बैठेंगे और मगरबी बाईपास पे नहीं जाएंगे तो वहां पर फिर ये भी बात मायूब समझी जाएगी। कुछ कम से कम कुछ लोगों ने जो वज़ीर आज़म के करीब हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर वज़ीर आज़म जाएंगे तो गवर्नर हाउस में नहीं। बात है, बात फिर वही है कि जो एडवाइजर्स है ना, ये शाह से ज्यादा शाह को खराब करने वाले लोग होते हैं। तो पहले भी ये हो चुका है। अगर आप ये देखें कि परवेज अशरफ साहब वजीर आजम थे, आए, उन्होंने रईसानी की हुकूमत को खत्म किया, तो क्या वो धरने में जाके बैठे हुए थे? नहीं, वो आए अलमदार रोड पर उस कंधारी मस्जिद में बैठकर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ। ये माजी की एक बड़ी अच्छी मिसाल है
जाके उनको किसी ने नहीं कहा कि आप लाशों के पास आए और वहां पर जाकर शुहदा के लवाहिकीन के साथ बैठे। बहरहाल ये शुहदा के लवाहिकीन का हक है कि वो अपने गिरते हुए लाशों के एवज कोई मुतालबा करें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक मीडिया प्रोपेगंडे का सिलसिला शुरू हो चुका है आज दिन से, और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इन शुहदा के खानवादों को अब मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। और अब अफगानी फैक्टर भी आज निकल आया 5 दिन के बाद। इन 5 दिनों में ये सही नहीं है कि अफगानिस्तान की हुकूमत कह रही है कि 7 अफगान इसमें शहरी हैं और हमें उनकी मैयतें वजीर ने, मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एक वजीर ने फोन पे कहा कि 3 अफराद के बारे में ये अफवाह है। 3 अब हो गई 7। तो ये जो 5वां दिन गुजर गया, अब तक अफगानी फैक्टर क्यों नहीं आया इस दरमियान में? मुश्किल यह है कि चूंकि एक इस तरह की फजा क्रिएट हो चुकी है, अब उस फजा में अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडों का सहारा लिया जा रहा है। अब 2-3 चैनल्स ने यहां तक कह दिया कि भाई मुआहिदा हो चुका था और तमाम चीजें फैसला हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद किसी ने शरारत की और लाशें नहीं दफनाई गई, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बात भी गलत है। इसका मतलब ये है कि अब प्रोपेगेंडा मशीन भी हरकत में आ चुकी है। अलामा ताहिर अशरफी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये डेडलॉक अब रिजॉल्व नहीं हो पाएगा? कल तक भी हुकूमत को तो तवक्को थी कि आज जुमेरात की सुबह तक बलूचिस्तान की हुकूमत के ज़राए का ख्याल था कि हो जाएगा ये इशू, डेडलॉक रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी तो ये डेडलॉक नहीं हो रहा रिजॉल्व। डॉक्टर साहब, बातचीत और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल होता है और वो हो रही है। तमाम लोग राब्ते में हैं। मैं बड़े अदब के साथ अलामा साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि मैं तो इसमें सिर्फ़ एक चूँकि बात हुई है उस हवाले से जो एक इत्तला है या एक ख़त आया है अफ़गान हुकूमत का, अफ़गान सफारत खाने का, वो कहा है। बाकी वो इंसान हैं, बतौर इंसान तो उनका कत्ल जो है, और हम तो कुरान और सुन्नत के तालिब इल्म हैं, दीन के तालिब इल्म हैं, उस नाते मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और ये जो दूसरी बात है तदफीन वाली, ये कोई ज़राए नहीं कह रहे, ये तो खुद अब्दुल खालिक हज़ारा साहब जो हैं, अभी थोड़ी देर पहले 92 पे भी उनके टिकर चल रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हमारी चीज़ें तय हो गई थी और फिर कुछ पार्टियों ने, कुछ जमातों ने इसको, ये मैं समझता हूँ ये बहस ही नहीं है। ये बहस ना हमें करनी चाहिए। ये मामला इंसानियत का है। इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है वो बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा कि मैं इनके घरों में भी जाऊंगा, मैं उनके साथ बैठूंगा भी। आज भी उन्होंने जो कुछ चीजें की हैं मैं समझता हूं माजी में नहीं हुई, यानी हजारा कम्युनिटी की प्रूफ सिक्योरिटी, उसके मैकेनिज्म की तश्कील, वो सारा आज इसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट सारा दिन काम करता रहा है, वजारत दाखिला काम करती रही है। और ये हमारे लोग हैं, हम कैसे कहा जा सकता है कि कोई कत्ल हो जाए, उसकी लाश पड़ी हो। अलामा साहब मेरे साथ हैं, जरा मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूं ऐसे का। जी अलामा ताहिर अशरफी साहब, मैं भी, हम ये सुनते रहे हैं, चूंकि बुजुर्ग से बात होती रही है, प्राइम मिनिस्टर की टीम से बात होती रही है, उन्होंने इशारा किया है कैबिनेट मीटिंग में मसलसल सिक्योरिटी के हवाले से बात होती रही, वो कह रहे हैं कि और इश्यूज पे। लेकिन एहसन इकबाल साहब जो चंद घंटे पहले पहुंचे और पाकिस्तान के वजीर दाखिला रह चुके हैं, उनका ये कहना है सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से। वो सिक्योरिटी के इदारे जिन्होंने हमारे दौर में दहशत गर्दी के खिलाफ शानदार काम किया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसने कराची और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ नुमायां खिदमत सरंजाम दी थी, आज इस हुकूमत ने उस सिक्योरिटी के इदारे को ऑपोजिशन के पीछे जासूसी करने पे लगा दिया है, ऑपोजिशन के खिलाफ झूठे केस बनाने के लिए लगा दिया है। नतीजा यह कि दहशत गर्दों को खुला रास्ता मिल गया है। अलामा साहब, अलामा ताहिर अशरफी साहब, इस पे जरा क्विक जवाब दे दीजिए कि ये जो इल्ज़ाम है, फिर मैं अलामा शहीदी की तरफ भी जाऊंगा कि क्या करने की जरूरत है। इल्ज़ाम उनका ये है कि गफलत है, कॉम्प्लेसेंसी है, इदारों का इस्तेमाल ही नहीं किया। डॉक्टर साहब, मैंने पहले अर्ज किया, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस मुल्क का सानहा जो APS स्कूल का हुआ था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इदारों को कहाँ लगाया हुआ था? वो तो इनके दौर में हुआ था ना।
کتنی مسجدیں, کتنے امام بارگاہ ہیں, کتنے چرچ, کتنی پارکیں, کتنے ہمارے پولیس کے شہداء ہیں اس نواز شریف صاحب کے دور میں, شہباز شریف صاحب کے دور میں. تو ذرا وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے اس وقت اداروں کو کہاں لگایا ہوا تھا. خیال آنا چاہیے یہ ادارے میرے اور آپ کے ہیں, میرے ملک کے سلامتی کے اداروں نے, میری ISI, IB, پولیس, اسپیشل برانچ, CTD, ہمارے علماء, ہم نے جانیں قربان کر کے یہ امن لیا ہے. یہ حسن اقبال صاحب نے نہیں کسی کو امن دیا. تقریریں کرنی بڑی آسان ہیں, ان لوگوں سے پوچھیں جن کو رات کو تاریکیوں میں ذبح کر دیا جاتا تھا. کیا میں ان شہداء کو بھول سکتا ہوں, اس کوٹی اداروں کے جن کو یہ آپ کی جیلم کی پہاڑیوں کے اوپر جن کے جسموں کے اعضاء کاٹے گئے. باتیں کرنا, ہمیں کو خدا کا سیاست کرو, خدا کے لیے سیاسی میدان میں خون کے اوپر سیاست نہ کرو. اور اگر یہ سوال ہے تو یہ سوال ہے جتنے واقعات نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے, کیا اگر آج عمران خان ذمہ دار ہے تو پھر نواز شریف صاحب بھی ذمہ دار ہوں گے, پھر راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی بھی ذمہ دار ہوں گے. بھائی ایک لہر ہے, ایک دہشت گرد ہمارے اوپر, ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے. کیا چند دن پہلے DG ISPR اور وزیر خارجہ نے بتایا نہیں ہے کس طرح ہندوستان منظم کر رہا ہے. ہاں نہیں, آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا. علامہ امین شہیدی صاحب, اب یہ حقیقت یہ ہے کہ نومبر کے آخر میں ایک بہت ہی بڑی پریس کانفرنس ہوئی جس میں ایک ڈوسیئر دیا گیا پاکستان کے فورن آفس نے اور ISPR کے DG نے بیٹھ کے, جس کو ہم نے بہت لکھا, کور کیا, جس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا, میرے پاس اس ڈوسیئر کی کاپیز ہیں, کہ منظم کیا جا رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے دوبارہ سے دہشت گردی کو, تو محفوظ کوئی بھی نہیں ہے. اس سارے مناظر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا 2-3 سٹیپ ہمیں بتا دیں کہ ہزارہ کمیونٹی کو محفوظ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ. سب سے پہلے آپ نے کوشچن جو ہے واقعی بڑا قیمتی کیا ہے, بڑا قیمتی سوال ہے آپ کا. اچھا, اگر ایسا ہے تو پھر ہماری نیکتا کہاں ہے؟ ہمارا جو پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے نیشنل سیکورٹی پلان کے تحت ہم اقدام کریں گے, وہ سیکورٹی پلان کہاں پر ہے, وہ ادارے کہاں پر ہیں؟ اب یہ دیکھیے نا, یہ 10 افراد شہید ہیں, تقریباً 15 سے زیادہ زخمی ہیں. اب 25 بندوں کو مارنے کے لیے 50 بندے تو آئے ہیں. صحیح, بہت اہم ہے. آپ کے وقت میرا ختم ہوا, لیکن علامہ شہیدی اور علامہ طاہر اشرفی میں پھر اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے. ابھی اتنا ہی ناظرین, برقعے کے بعد ایک اور ہم اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسی حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے پلاننگ منسٹر, پاکستان کے ایکس فائنانس منسٹر, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, امپورٹنٹ کیبنٹ ممبر جناب اسد عمر صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس ڈسکشن. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. اسد عمر صاحب, پرائم منسٹر عمران خان کے ایڈمائرر, ان کے سپورٹر اور ان کے مخالفین سبھی ایک چیز پہ اس وقت بہت حیران ہیں, بڑے پزلڈ ہیں, اور آپ امپورٹنٹ کیبنٹ منسٹر ہیں. کیا وجہ ہے کہ کوئٹہ سے باوجود ایک کرائسس کی صورتحال کھڑی ہو گئی ہے, مچ کی ٹریجڈی اور دہشت گردی کے باوجود, اور اپوزیشن کے لیڈران وہاں سے مسلسل وہاں پہنچ گئے ہیں, بلاول بھٹو وہاں پہنچ گئے ہیں, چیف منسٹر سندھ وہاں پہنچ گئے ہیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچی ہوئی ہیں اپنی پوری ٹیم لے کے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اپوزیشن کا جہاں تک وہاں پہنچنے کی بات ہے, وہ تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ان کو صورتحال نظر آ رہی ہے. وہ وہاں پہ کوئی مسئلے کا حل کرنے تو نہیں گئے, وہ اپنی پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کرنے گئے, وچ از فائن, دیٹس اوکے. وزیر اعظم جو ہیں وہ براہ راست انوالوڈ ہیں, جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے, ان کے جو ڈیمانڈز ہیں, اس ڈیمانڈز کو میٹ کرنے کے لیے بھی وہ کانسٹنٹلی انگیجڈ ہیں, جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ. اور ہماری اسیسمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ تمام مطالبات پورے ہو چکے ہیں, اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بالکل وہاں کا دورہ کریں گے. امید یہ ہے کہ جیسے ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, لوگوں کی تدفین ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ وزٹ بھی کر لیں گے. لیکن جو زیادہ بڑی چیز ہے وہ موعد, آپ ان چیزوں کو ذرا زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں. ایک بڑی کلیئر واضح حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان کے جو پاکستان کے خلاف ہاسٹائل ایجنسیز کام کرتی ہیں ان کی, اور بلوچستان کو اس وقت ٹارگٹ کر کے ایکٹیویٹی بہت بڑھی ہوئی ہے. ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے فوجیوں کی, اور اب یہ ایک اور جو سیکٹیرین اور ایتھنک فالٹ لائن ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اسد صاحب, لیکن 2-3 سوال یہاں پہ اٹھتے ہیں.
दो तीन सवाल उठते हैं। पहले तो आपने एक नई चीज़ हमें बताई, बिकॉज हम तक जो चीज़ पहुंच रही है मसलसल 33 टेलीविज़न चैनल से, वो तो यही है कि उनका पहले मुतालबा था कि वहाँ की हुकूमत जो है बलूचिस्तान की मुस्ताफ़ी हो जाए। वो मुतालबा उन्होंने वापस ले लिया। दूसरा बात ये कि हम तदफीन तब करेंगे, वो मैयतों को लेकर बैठे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे आएँ तो वो हम तदफीन करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि उनके और भी मुतालबात थे, कुछ हमें बताएं कि क्या वो कंडीशंस या मुतालबात थे जो आपने पूरे कर दिए हैं, जिसकी बेसिस पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि तदफीन हो सकेगी? सर, ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो ब्रीफिंग की थी कैबिनेट के अंदर, उसमें उन्होंने पूरी वो 3-4 जो मुख्तलिफ मुतालबात थे उनके बारे में हमें आगाह किया था। मैं इस वक्त इसलिए नहीं रिपीट करना चाहता अपनी मेमोरी से कि हो सकता है कि मैं कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं या टोटली एक्यूरेट ना हो, बट 3 या 4 मुतालबात थे जिनका उन्होंने बताया था। ब्रॉडली स्पीकिंग क्या है? तो ब्रॉडली स्पीकिंग तो ये है कि सिक्योरिटी जो उनको फराहम की जाए और जिन लोगों ने किया है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ये तो उसका जो लुब्बे लुबाव है वो ये है। और आपको पता है ये कम्युनिटी जो है पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग, इनको टारगेट किया जा रहा है और ये 1/2 से ज़्यादा तो कम से कम हो गया है जो हम देख रहे हैं कि बार बार इस कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। तो उनका जो गम है, उनका गुस्सा है, वो तो बिल्कुल हक बजानिब है, समझ में आता है। एक लार्जर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो बेचारे मजलूम लोग फंस गए हैं। सो उनकी बात तो समझ में आती है, वो क्योंकि वो ये कहते हैं आप सारा जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वाला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके घर से जनाजा उठ रहा है वो तो ये चाह रहा है ना कि मेरे घर का फर्द जो है कत्ल हुआ, वो हुआ क्यों, उसको बचाया क्यों नहीं गया, और जिसने उसको कत्ल किया उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए। तो उनका तो बुनियादी ये है। आपकी बात से, क्योंकि डॉन अखबार में अखबारात ये दावा कर रहे हैं टेलीविजन देखकर के वज़ीर आज़म शायद आज रात को चले जाएं, लेकिन आपकी बात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वज़ीर आज़म अब तदफीन के बाद ही जाएंगे। तदफीन हो जाएगी तब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ जा पाएंगे, उससे पहले वहाँ नहीं जाएंगे जो सड़क के ऊपर। जो अभी की सूरत हाल, लास्ट जो मेरी वज़ीर आज़म के साथ बात हुई थी, जो मेरे ख्याल में तकरीबन 1 घंटा पहले की बात है, उस वक्त तक वज़ीर आज़म की राय ये थी कि मैं ज़रूर जाऊंगा। और आपको पता है ये वो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है। पिछले 6 माह के अंदर 6-7 माह के अंदर 3 दफ़ा तो मैं वज़ीर आज़म के साथ बलूचिस्तान जा चुका हूँ। सो बलूचिस्तान जाने में ज़ाहिर है उनको कोई आड़ नहीं है। वो इसी कम्युनिटी के साथ पहले जाकर साथ खड़े भी हो चुके हैं, और बड़ी इस कम्युनिटी के अंदर वज़ीर आज़म के लिए एक नरम गोशा भी रखा जाता है, और वज़ीर आज़म को भी इस तकलीफ का एहसास है, तो वो बिल्कुल जाएंगे। उनके अपने लोग हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे उनके पास। असद उमर साहब, आपने ख़ुद भी कहा और सारी दुनिया जानती है कि नवंबर के महीने में आखिरी हफ्तों में पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, ISPR ने एक बहुत ही मुफस्सल जो डोसियर है इशू किया, जिसमें इस चीज़ की निशानदेही की गई कि जो 22 अरब रुपया हिंदुस्तान की एजेंसीज़ ने खर्च किया है दहशतगर्दी और कयास के लिए, जिसकी एविडेंस मिली है, उसमें से अंदाज़न 19 अरब रुपया जो है वो बलूचिस्तान फोकस्ड है। ये भी बताया गया हमें डोसियर में, जिसे हमने बहुत डिस्कस किया, उस पर लिखा भी कैसे बलोच सब नेशनलिस्ट को, TTP फैक्शंस को और दाइश को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। उसकी में बाकायदा सेल उस पर काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या वजह है कि आपकी हुकूमत और बलूचिस्तान जो आपकी हुकूमत के जो एलाइज़ हैं, उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी को, जो कि सॉफ्ट टारगेट है, पहले भी उन पर हमले हो चुके हैं, बहुत आसान है उन पर हमला करना, उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए? देखिए मोहित, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई आपको ये एहसास हो या ख़ास तौर पर उस कम्युनिटी को एहसास हो कि हम कोई अपनी ज़िम्मेदारी से हट रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो दुश्मन है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, और ये लैक ऑफ सिक्योरिटी की बात नहीं है। जैसे आपको खुद पता है कि हम मुतवातिर हमारे सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं वहाँ पर। तो क्या ये इस वजह से है कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो अपने सिपाहियों को और अपने अफसरों को दिफा करने के लिए सही इंतजाम नहीं कर रही है? आप एक, चाहे वो एलानिया हो या ना हो, इस वक्त एक हालत जंग के अंदर हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर। उसको टारगेट किया गया और वो सबको पता है, CPEC की वजह से टारगेट किया जा रहा है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई मैं तज्जिया नहीं पेश कर रहा हूँ, ये हुकूमत भारत की
اعلان کردہ پالیسی ہے. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر برملا کہتے ہیں, پبلکلی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہم ایتھنک سیکٹیرین فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کریں گے, بلوچستان کا نام لے کر کہتے ہیں. تو ایک جب حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے, اور لیکن جیسے میں نے کہا یہ سب بڑا تجزیہ ہے, لیکن جس کے گھر سے لاش اٹھی ہو وہ یہ سب نہیں سننا چاہتا, وہ سمجھ میں آنے والی. جب آپ ٹھیک ہے, جب آپ ٹھیک ہے, ہم اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن پہ آ جاتے ہیں. آپ پاکستان کے پلاننگ منسٹر بھی ہیں, ایک نئے اشرے کا بھی آغاز ہوا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے سی پیک کو ٹارگٹ کرنے میں. تو ان موجودہ حالات میں جہاں ہر چیز کو دیکھ رہے ایک ان ہاسٹائل ایجنسیز نے ایک بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس جو ہے گزشتہ 4 دن سے پاکستان میں کھڑا کر دیا ہے, جس میں پاکستان کی اپوزیشن اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے, میڈیا چینلز اس میں کھیل رہے ہیں, مختلف لوگ اس کے اندر کھیل رہے ہیں. تو آپ ایز اے پلاننگ منسٹر کیا دیکھتے ہیں آگے, کیسے آپ ان چیلنجز پہ قابو پائیں گے جو آپ کی ڈیولپمنٹ کے راستے میں جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں, نیریٹو کے چیلنجز ہیں, پولیٹیکل کیوس کے چیلنجز ہیں, اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, جیسے ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک یونی ڈائمینشنل نہیں ہے, اس کی ایک جہت نہیں ہے, اس کی ایک سے زیادہ جہتیں ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, اور اس لیے آپ نے اس کا کس طریقے سے دفاع کرنا ہے. اس کا فارن پالیسی ڈائمینشن ہے, اس کا ایک نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ڈائمینشن ہے. لیکن جس چیز کے ساتھ میں براہ راست ڈیل کرتا ہوں وہ ہے وہاں کا بلوچستان کا ترقیاتی جو منصوبہ سازی ہے, اور بلوچستان کے عوام کے اندر ایک جو کوشش کی جا رہی ہے ڈالنے کی, اور ایک حد تک وہ ماضی میں درست بھی رہ چکا ہے کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا اور ترقی کے لحاظ سے بلوچستان پیچھے رہ گیا بنسبت باقی پاکستان کے. تو اسی لیے ہم نے خصوصی طور پر یہ ایک انیشیٹو اٹھایا تھا جس کو ہم نے بلوچستان کے جو ڈپرائیوڈ ایریا ہیں ان کے لیے ڈیولپمنٹ پیکج. بلوچستان کی تاریخ میں کبھی, اور میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ نے اتنا بڑا پیکج دے دیا, اس سے بہت چھوٹا بھی دیتے تو ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے. اور اس کی کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو روٹ کازز ہیں, جو غربت ہے, جو وہاں پر روزگار کی کمی ہے, جس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, جس کو استعمال کرتے ہوئے دشمن آپ کے خلاف یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس روٹ کاز کو ایڈریس کیا جائے. تو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی تو ہماری بہت روبسٹ ہے اور بڑی ایگریسو ہے. جیسے میں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے کام کی کوشش نہیں کی گئی ہے جو اس حکومت نے ابھی اعلان کیا ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. اسد عمر صاحب, ایک لاسٹ کویسچن ہے, سیٹ آف کویسچنز ہے 1 or 2. آپ چونکہ پلاننگ منسٹر ہیں, نئے اشرے کا آغاز ہو گیا ہے, ایک نیا ڈیکیڈ ہے, پاکستان کی آبادی جو ہے وہ کوئی 225 ملین اکانومسٹ کہتا ہے اس وقت ہے, اور اگلے 10 برس میں یہ 300 ملین کے قریب ہو سکتی ہے. اس آبادی کو, بڑھتی ہوئی آبادی کو توانائی چاہیے, اسے پانی چاہیے, اسے خوراک چاہیے, اسے جابس چاہیے, میننگ فل ایجوکیشن اور اسکل سیٹ چاہیے. اس پہ آپ کی ایز اے پلاننگ منسٹر کیا تھنکنگ؟ دیکھیں, آپ نے بالکل درست بات کی, اور جبھی اس وقت جو ہم فیصلے کر رہے ہیں اس میں ایک اندر سے تھوڑی سی تنقید یہ بھی آ رہی ہے کہ یار آپ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن ان کا فائدہ جو ہے وہ تو ہمیں نظر آئے گا 5 سال کے بعد, 7 سال کے بعد, 10 سال کے بعد. میں اس کی آپ کو مثال دوں, آپ نے پانی کی بات کی. شاید پاکستان کے اندر اگر کوئی ایک چیز اگر آپ ووٹر سے جا کے پوچھیں نا, چاہے وہ اسلام آباد ہو یا وہ کوئٹہ ہو یا کراچی ہو, کہیں پہ بھی جا کے کسی ووٹر سے پوچھیں گے کہ آپ کے 3-4 سب سے بڑے مسائل کیا ہیں, تو پانی جو ہے وہ سر فہرست آپ کو نظر آئے گا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 3 بڑے ہائیڈل پروجیکٹس ایک ساتھ ان کے اوپر کام ہو رہا ہے, مومن, داسو, دیامیر بادشاہ. لیکن یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو 6 سال, 7 سال, 8 سال کمپلیشن والے پروجیکٹس ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ مجھے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے کیا دکھانا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آج سے 5 سال اور 10 سال اور 15 سال کے بعد اور 20 سال کے بعد کس کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو الیکٹریسٹی سسٹم ہے اس کا بالکل فنڈامنٹل ریفارم, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس ہیں وہ ان کی پرائسز نیچے آئی ہیں, 1/4 رہ گئی ہیں, ایک پورا شفٹ وہاں پہ آ رہا ہے, کمپیریٹیو مارکیٹس انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو لاجسٹکس کا نظام ہے وہ دنیا سے پیچھے رہ گیا, اور ایک وجہ ہم ایکسپورٹس کے اندر کمپیٹ نہیں کر سکتے جس کے ہماری ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ہے, وہ اس لیے کہ دنیا میں ریل کا نظام یوز ہوتا ہے فریٹ کے لیے, ہم نے ختم کر دیا.
पाकिस्तान की 70 साल से ज़्यादा तारीख का सबसे बड़ा रेल का मंसूबा ML1 हम करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से आप जितने भी मुख्तलिफ एरियाज देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि फंडामेंटल रिफॉर्म और वो रूट कॉजेज जो हैं, अच्छा कुछ जो हैं उनके रिजल्ट्स आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। टेक्सटाइल के अंदर आपको बूम नजर आ रहा है जो पिछले 15 साल में पाकिस्तान ने नहीं देखा था। वो इंडस्ट्री जो बंद होने जा रही थी, जहां पे सरिये के दाम पे मशीनरी बिक रही थी, आज वो न सिर्फ वापस सब चलना शुरू हो गए, वहां पे लेबर की शॉर्टेज हो गई है। फैसलाबाद में हो गई है, कराची के अंदर लेबर शॉर्टेज हमें नजर आ रही है। कंस्ट्रक्शन का एक बूम आपको नजर आ रहा है। सो शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको डिलीवरी नजर आ रही है, और वो जो अगले 10 साल आगे के सवाल आप पूछ रहे हैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उसको भी एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर हमें समझा रहे थे कि कोयटा के हवाले से भी बात है जहां वज़ीर आज़म नहीं जा सके हैं, और पाकिस्तान के प्लानिंग के मुस्तकबिल के हवाले से भी उन्होंने बात की। फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।